गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया या ई रुपी लॉन्च किया। यह नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। अपने मुख्य रूप से खुदरा लेन देन जो छोटा लेन देन है, जैसे कोई दुकान पर सामान लेने जाएं तो उस पर केंद्रित करके ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। आरबीआई ने लॉन्च इसे किया है और ये एक अभी पायलट योजना है और मेनली 4 शहरों में शुरू की गई है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में। तो ये लगभग उसके जैसा ही क्रिप्टो करेंसी और यूपीआई का ही एक मिक्सचर जैसा ही है एक तरीके से। सीबीडीसी या ई रुपया आरबीआई द्वारा डिजिटल रूपी में जो जारी वैध मुद्रा है, ये एक लीगल टेंडर होगा। लीगल जैसे ये जो लीगल टेंडर किसे कहते हैं, जो अपन आरबीआई जो हमें लिख के देता है, जैसे नोट पर लिख के रहता है कि हम मैं धारक को इतने रुपए वचन अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो आरबीआई ने लिख के दिया है कि ये कागज का टुकड़ा इतना रुपए की मूल्य रखता है, इतना रुपए। तो वो लीगल टेंडर है। तो वैसा ही ये लीगल टेंडर होगा, पर ये होगा केवल डिजिटल फॉर्मेट में। ई रुपया केंद्रीय बैंक पर दावे का प्रतिनिधित्व करने वाले डिजिटल टोकन के रूप में होगा। डिजिटल टोकन होगा, देखो, बैंक नोट के डिजिटल समतुल्य के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करेगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक धारक से दूसरे धारक को स्थानांतरित भी किया जा सकता है। डिजिटल रुपए के उपयोग और इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर, साथ ही पहुंच के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए इसे 2 श्रेणी में विभाजित किया है। जैसे ऐसे विभिन्न स्तरों पर पहुंच और जैसे कार्यों के आधार पर, जैसे बड़ा बड़ा लेन देन है, छोटा लेन देन है, और कौन से जगह पर ये उपलब्ध होगा, इस तरीके से। तो खुदरा ई रुपया और थोक होलसेल सीबीडीसी। तो खुदरा ई रुपया यह मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए नकदी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। खुदरा लेन देन के लिए है और संभावित रूप से लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। खुदरा लेन देन जैसे आम आदमी भी कुछ सब्जी लेने, जैसे जैसे आज भी हम पेमेंट कर देते हैं फोन पे से, पेटीएम से, गूगल से, भीम से, वैसे ही है। लेकिन होगा क्या कि अब नोट ही ट्रांसफर होंगे डिजिटल रूप में। थोक सीबीडीसी, होलसेल सीबीडीसी, इसे चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बड़ी बड़े लेन देन करते हैं, जिनके ट्रांजेक्शन बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए ये होलसेल सीबीडीसी है। सरकारी प्रतिभूतियों और इंटरबैंक लेन देन से जुड़े, और जैसे बैंकों में भी लेन देन होता है एक दूसरे से, तो उसके लिए भी ये है। परिचालन लागत, संपार्श्विक के उपयोग, तरलता प्रबंधन के संदर्भ में पूंजी बाजार को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाता है। तो जो मार्केट है मॉनेटरी मार्केट है, मॉनेटरी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मजबूत करने का दिशा में एक कदम है। बाजार में ई रुपये कैसे प्रसारित किया जाएगा? ई रुपये कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में जारी किए जाएंगे। मतलब जो भी आज कागजी मुद्रा जो छोटी से छोटी चल रही है, और सिक्कों की जो छोटे से छोटे समान जो मुद्रा चल रही है, उसी मूल्य वर्ग में ये जारी होंगे और बैंकों के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मतलब जो भी कंसर्न्ड बैंक हैं, हम उससे अपने डिजिटल जो भी अपने पास क्या बोलते हैं कि जो साधन है, जो फ़ोन है, उसमें अपन ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। लेन देन इसमें भागीदार बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से होगा। भागीदार बैंक मतलब जो भी कंसर्न है, जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया आरबीआई ने स्टार्टिंग के किन किन को दिया, मान लो एसबीआई को, आईसीआईसीआई को, तो उनसे उनके कस्टमर को फ़ोन और उपकरणों में संग्रहित होगा, उनमें स्टोर हो जाएगा ये। लेन देन कैसे कैसे हो सकता है? व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, और व्यक्ति से व्यापारी, पर्सन टू मर्चेंट, दोनों रूप में हो सकता है।
परसेंट टू मर्चेंट लेन देन, जैसे खरीदारी के लिए व्यापार स्थल पर अभी जो QR कोड रहते हैं वैसे ही इसमें भी QR कोड होंगे। उपयोगकर्ता बैंकों से डिजिटल टोकन उसी तरह निकाल सकेंगे जैसे वे वर्तमान में भौतिक नकद राशि निकालते हैं, और अपने डिजिटल टोकन को वॉलेट में रख सकेंगे। उन्हें ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से खर्च भी कर सकेंगे और उन्हें ऐप के माध्यम से हस्तांतरित भी कर सकेंगे। अब ई रुपये के लाभ क्या हैं इनके? डॉलर पर निर्भरता कम होगी। दूसरा होगा भौतिक मुद्रा को बनाए रखने की लागत में कटौती होगी। तो डॉलर पर निर्भरता कम। भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापार के लिए डिजिटल रुपये को एक अधिभावी मुद्रा मतलब सुपीरियर करेंसी के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे डॉलर पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। अभी तक क्या होता है कि हम जो व्यापारिक पेमेंट करते हैं पहले उसको डॉलर में करते हैं कन्वर्ट अपने रुपए को, फिर डॉलर से उसकी कंसर्न्ड कंट्री है उसकी करेंसी में उसको फिर ट्रांसफर करेंगे और फिर वो अपन को कंसाइनमेंट देगा, माल देगा, सामान देगा। अब क्या होगा कि अपना डिजिटल करेंसी का बैंक यहाँ होगा, अपना बैंक एक अपनी कंट्री में होगा, उसी डिजिटल करेंसी को उस देश के बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, वो अपने अपने कंसर्न देश में ही वो उसको कन्वर्ट कर लेगा करेंसी में। इस तरीके से अपन ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके लिए हमने पहले से ही रूस और UAE और सऊदी अरेबिया से बात कर चुके हैं इसके मामले में। भौतिक मुद्रा को बनाए रखने की लागत में भी कटौती हो जाएगी, जिससे CBDC में नकदी पर निर्भरता कम करने की क्षमता है। मतलब नकदी होगी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी इससे। जैसे ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही रखना चाहेंगे अपनी मनी को। जिस सीमा तक बड़े नकदी उपयोग को CBDC द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उस सीमा तक मुद्रा की छपाई, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत को कम किया जा सकता है। विनियमित मध्यस्थता परिचालन लागत को कम करने के साथ साथ यह लोगों को किसी भी निजी वर्चुअल मुद्रा के समान ही सुविधाओं की पेशकश करेगा, जबकि इसके साथ कोई जोखिम नहीं होगा। तो लगभग नोट के बराबर ही, नकदी के बराबर ये सारी सुविधाएं देगा। क्रिप्टो के विपरीत ई रुपया विनियमित मध्यस्थता, रेगुलेटेड इंटरमीडिएशन एवं नियंत्रण व्यवस्था से लैस है। मतलब इसमें बैंक इन्वॉल्व है ना, बैंक इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें नियंत्रण भी प्रॉपर है। जो मौद्रिक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र, यही है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंकिंग सिस्टम, तो उनकी स्थिरता भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि बैंक से कोई अगर फ्रॉड करता है तो वो भी इसमें नहीं होगा, सारी चीज़ें उनको पता होंगी हैं। भुगतान प्रणाली का वैश्वीकरण, CBDC भुगतान प्रणालियों का एक अधिक वास्तविक समय और लागत प्रभावी वैश्वीकरण भी सक्षम कर सकता है। वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन, इस चीज़ का भुगतान प्रणालियों का एक अधिक जैसे हम भुगतान प्रणाली, जैसे किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के में अपन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको रियल टाइम ट्रांजेक्शन होगा। मतलब आज अगर करना चाहें ट्रांसफ़र उसको मनी, तो आज ही कुछ ही से मतलब कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पल में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब तक क्या था कि डॉलर में कन्वर्ट कराओ उस करेंसी को, फिर उस डॉलर से कंसर्न कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कराओ, तो इसमें टाइम लगता था। तो अब क्या होगा, सीधे ही रियल टाइम ट्रांजेक्शन होगा। इससे विदेशों में कार्यरत भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना आसान हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में एमिटेंसेस के शीर्ष प्राप्तकर्ता देश भारत के लिए बड़ी बचत होगी। जो विदेशों में भारत के जो नागरिक हैं वो वहाँ से पैसा भेजते हैं कमा कर, तो उनके लिए भी घर को पैसा भेजना आसान होगा। ई रुपये से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, गोपनीय और सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या क्या हैं? ई रुपये में संवेदनशील उपयोगकर्ता और भुगतान डेटा को बड़े पैमाने पर संचित करने की क्षमता है। इस डेटा का दुरुपयोग नागरिकों के निजी लेन-देन की जासूसी करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। तो अभी इसमें पहला कंसर्न तो गोपनीयता है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं कि भाई आपके डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा या नहीं, और जो ट्रांजैक्शन होगा, निजी लेन-देन होगा मान लो, तो उसकी कोई जासूसी ना कर दे। तो ये इसका एक सबसे बड़ा कंसर्न है। यदि उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना इसे लागू कर दिया जाता है, तो जो
एक ई रुपया वर्तमान वित्तीय प्रणाली में पहले से मौजूद विभिन्न सुरक्षा एवं गोपनीयता संबंधी खतरों को दायरे और पैमाने की हद तक बढ़ा सकता है। मतलब इसमें हो सकता है कि ब्रीचेज हो जाएं और कस्टमर्स जो भी हैं उनके निजी डाटा को कोई हैक कर ले और उसकी जानकारी करके उसको ब्लैकमेल करे। इस तरीके के अपराध बढ़ सकते हैं। डिजिटल डिवाइड और वित्तीय निरक्षरता। तो डिजिटल इलिटरेसी का उच्च स्तर भारत में ई रुपये की सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती और बाधा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में इंटरनेट साक्षरता के मामले में भारत 120 से 73वें स्थान पर था। मतलब 120 देशों में डिजिटल लिटरेसी के मामले में भारत 73 स्थान पे था 120 में से। तो समझो कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। स्वीकार्य चिंता, एक्सेप्टेबिलिटी कंसर्न। ई रुपये लेन देन का पता लगा सकने की क्षमता भारत में इसके प्रचलन के लिए एक बाधा बन सकती है। ट्रेसेबिलिटी ऑफ ई रुपी ट्रांजेक्शन, जहां नकद लेन देन अभी भी मुख्यतः उनकी गुप्तता के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। सरकार मतलब वही है, ई रुपये लेन देन का पता लगा सकने की क्षमता भारत में चूंकि अभी बड़ी बाधा बन सकता है ना, जहां नकद लेन देन अभी भी मुख्यतः उनकी गुप्तता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में प्रचलित बैंक नोटों की मात्रा में 5% वृद्धि हुई है। तो नोटों से नोट सी जो नकदी है, नकदी से ही लोग ज़्यादातर जो अपना गोपनीय ट्रांजैक्शन है उनको करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्टेबिलिटी होगा कि लोग इससे करें कि ना करें। ये सरकार तो ले आएगी लेकिन लोग इसे कितना एक्सेप्टेबल करेंगे। तो आगे की राह क्या होगी? आगे की राह क्या होगी कि सुरक्षित डिजिटल वातावरण। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन से बचने के लिए भारत की विनियामक प्रणाली को गोपनीयता के उभरते जोखिमों को समझना होगा और बैंकिंग संस्थानों को उचित सुरक्षा रोधी उपाय कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन पर। मतलब वही है कि प्रॉपर एक सिक्योर प्लेस बनाया जाए और जिससे कि हर कोई व्यक्ति बिना जोखिम के इसे उपयोग लाए। सख्त केवाईसी मानदंड। सख्त केवाईसी मानदंड क्या होंगे? डिजिटल रुपया एक वरदान सिद्ध हो सकता है, लेकिन आतंकवाद के वित्त पोषण या मनी लॉन्ड्रिंग तो डिजिटल मुद्रा के उपयोग को रोकने के लिए केवाईसी के मानदंडों का मतलब वही है कि इलीगल एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। इसलिए इसमें केवाईसी में जो नॉलेज जो भी कस्टमर कस्टमर की जो डेटा हैं वो सही सही आए, जो उनकी फीडिंग सही आए, उसके लिए केवाईसी के नियम और भी सख्त होने चाहिए। इसके साथ ही भारत अभी भी विशाल डिजिटल डिवाइड को देखते हुए ऑफलाइन उपयोग के लिए भी एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए। थैंक्स।